हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ पढ़ते रहे, यूँ आगे बढ़ते रहे। हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर 6 जिसको इकाई 6 करने जा रहे हैं, जो कि है मानचित्र अध्ययन। कौन अध्ययन? मानचित्र अध्ययन। इसको कहते हैं उच्चाभ निरूपण। कौन निरूपण? उच्चाभ निरूपण। तो मानचित्र अध्ययन के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की भूमि आकृति पाई जाती है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर है जो विभिन्न प्रकार की क्या चीज़ है? भू आकृति है। कौन आकृति? भू आकृति। बोल सर, कहने का मतलब क्या है भू आकृति? कहने का मतलब इनमें से कुछ भू आकृति के नाम आप जानते हैं। बहुत सारे भू आकृति कैसे हैं जिनके नाम हम लोग जानते हैं, और कुछ भू आकृति ऐसे जिसके नाम हम लोग नहीं जानते। इनमें शंक्वाकार पहाड़ी, शंक्वाकार पहाड़ी, पठार, भी आकार की घाटी, जलप्रपात, झील इत्यादि प्रमुख है। खैर, इसमें जो पठार है उसका नाम कौची है? भी पहाड़ी कैसा? भी आकार की पठार है, आकार की घाटियाँ हैं। जलप्रपात है, जलप्रपात मतलब झरना है, जैसे ककोलत जलप्रपात है, जो ककोलत झरना है। झील इत्यादि प्रमुख हैं। इस आकृति को मानचित्र पर निरूपित की उच्चाभ निरूपण कहलाता है। यही सारी चीज को मानचित्र पर क्या करना? बताना, ये मानचित्र पर दिखाना है, क्या कहलाता है? उच्चाभ कहलाता है। कौन? उच्चाभ। उच्चाभ निरूपण यानी कि शंक्वाकार घाटी, पहाड़, झील, जलप्रपात को दिखाना है, क्या कहलाता है? उच्चवाच निरूपण। कौन निरूपण? उच्चवाच निरूपण। वाच्य उच्चावच निरूपण कहलाता है। दूसरे शब्द में उच्चावच निरूपण का तात्पर्य मानचित्र की वह विधि है। कौन विधि है? वह विधि है जिसके द्वारा धरातल पर पाई जाने वाली त्रिविमीय आकृति का समतल सतह पर प्रदर्शित किया जाता है। यानी कहने का मतलब जो त्रिविमीय आकार 3D में पिक्चर, तो पहाड़ में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लेकिन मैप में क्या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को दिखाया जा सकता है? नहीं, सिर्फ मैप में क्या देख सकता है? लंबाई और चौड़ाई को दिखाया जा सकता है। तो त्रिविमीय आकार को द्विविमीय में दिखाया जाता है। कह सकते हैं त्रिविमीय आकार को द्विविमीय में मैप की सहायता से दिखाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी भू आकृति में लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई होती है। भूमि पर, पृथ्वी पर जितने भी आकृति पाए जाते हैं सब में क्या होता है? लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई। अभी हम आप लोग को समझा रहे थे, जिसके कारण वे त्रिआयामी होती है। यानी कि 3 आयाम का होता है, लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई। तो 3D कहलाता है, या 3 आयाम कहलाएगा, या त्रिविमीय कहलाएगा। इन भू आकृतियों को समतल सतह पर द्विआयामी रूप से में प्रदर्शित किया जा रहा है। अतः मानचित्र पर इन त्रिआयामीय स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए समय समय पर अनेक विधियों का विकास किया गया है। और इसी को त्रिविमीय को द्विविमीय आकृति में दिखाना समय समय पर इसमें बदलाव होते गया। समय समय पर नए चीज़ आते गए, नए चीज़ उपलब्ध होते गए। उच्चाभ प्रदर्शन की विधियाँ। कौन प्रदर्शन? उच्चावच प्रदर्शन की विधियाँ। कैसे कैसे उच्चाभ प्रदर्शन किया जाता है, जिसके बारे में लोग जानने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। धरातल पर पाई जाने वाली, कौन तल? धरातल पर कौची जाने वाली? पाई जाने वाली उच्चाभ को प्रदर्शित करने के लिए विकसित की गई नई विधियों में से कुछ प्रमुख का विवरण यहाँ दिया जा रहा है। और बहुत सारे हैं जो धरातल पर पाए जाने वाली उच्चवाच को प्रदर्शित करने के लिए कुछ नए तकनीक का सहारा लिया गया, या कह सकते हैं नई विधियों का सहारा लिया गया, जो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। सबसे पहले हैस्यूर विधि। कौन विधि? हैस्यूर विधि। तो ये हैस्यूर विधि क्या है, जिसके बारे में हम लोग पहले जानने का प्रयास करते हैं। इस विधि का विकास ऑस्ट्रेलिया के एक सैन्य अधिकारी हेलमान ने किया था। कौन मान? हेलमान। कौन देने योगवा? ध्यान देने योगवा। क्वेश्चन पूछेगा हैस्यूर विधि किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? तो हेलमान के द्वारा। अगर आपसे ये पूछ दे ये कहाँ के निवासी थे, तो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। ये किस कार्य पर कार्यरत थे? तो सैन्य अधिकारी थे। कौन अधिकारी? यानी सेना के अधिकारी थे।
उच्चवाच निरूपण के लिए इस विधि के अंतर्गत मानचित्र में छोटी महीन एवं खंडित रेखाएं खींची जाती है। ये रेखाएं ढाल की दिशा अथवा जल बहने की दिशा में खींची जाती है। फलतः अधिक या तीव्र ढाल वाले भागों में, कौन भाग वाले में, अधिक या तीव्र ढाल वाले भागों में यह रेखा खींची जाती है, या तीव्र ढाल पर खींची जाती है। यानी कि हैस्यूर विधि क्या है, ये ऐसे डॉट डॉट रेखा खींची जाती है इस तरीक़े से, और जहाँ ढाल रहेगा, जहाँ बहाव रहेगा पानी के, उसी ओर यानी इस तरीक़े से खींच रहे, यानी कि बहाव किधर है, इस दिशा में है। अगर इस तरीक़े से खींचेंगे तो बहाव कहाँ दिखाई रहा, इस दिशा को दिखाई दे रहा है। भागों वाले पास इन रेखाओं को मोटी एवं गहरी कर दिया जाता है, जबकि मंद ढालों के लिए ये रेखाएं पतली एवं दूर दूर बनाई जाती है। ज़्यादा तीव्र धारा के लिए मोटी मोटी रेखाएं से सूचित किया जाता है। देखिए काला ज़्यादा धब्बा धब्बा होगा, और हल्का धारा के लिए देखिए पतली पतली धाराओं को क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है, जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पर हल्की हल्की धाराएं बह रही है। समतल क्षेत्र को खाली छोड़ दिया जाता है। जो समतल क्षेत्र क्या कर दिया है, देखिए यहाँ पर खाली छोड़ दिया गया, यहाँ खाली छोड़ दिया, यहाँ खाली, यहाँ खाली, यहाँ, तो ये कैसे क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, समतल यानी कि बराबर। ऐसी स्थिति में धरातल को जो भाग जितना अधिक ढलाऊ होता है, हैस्यूर विधि के मानचित्र पर वह भाग उतना ही अधिक काला दिखाई देता है। जितना ढलाव ज़्यादा होगा काला उतना ही, देखिए पूरा ढलाव ज़्यादा, काला ज़्यादा है इसका मतलब ढलाव ज़्यादा होगा, काला ज़्यादा इसका मतलब ढलाव ज़्यादा होगा यहाँ पर। इस विधि में मानचित्र काफ़ी आकर्षक एवं सजीव दिखाई देता है तथा इससे ढाल प्रगति का सही ज्ञान हो पाता है। यही कारण कि इस विधि में ढाल बहुत अच्छी तरह दिखाई देता है और इसके साथ साथ ढाल का भी सही तरीक़ा से प्रदर्शित किया जा सकता है। परंतु इस विधि में उच्च चावच प्रदर्शित करने में काफ़ी समय एवं मेहनत लगते हैं। ऐसे प्रकार के नक्शा बनाने में, मैप बनाने में बहुत सारे समय लग जाते हैं। तो ज़्यादा समय लगेगा तो आजकल के पास किसके पास टाइम है, किसी के पास नहीं टाइम। आपके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है, मन नहीं लगेगा तो अब जाके क्या चीज़ देखने लगेंगे, तुरंत वीडियो देखने, अलबल वीडियो देखने लगेंगे, शॉर्ट वीडियो देखने लगेंगे, यूट्यूब पर झूठ मूठ के गाना ये वो लन फन देखने लगेंगे। लेकिन पढ़ने ये नहीं सोच सकते कि एक बार और वीडियो को रिविजन करके देख ले। दूसरा हम कर रहा है पर्वतीय छायाकरण। कौन छायाकरण, पर्वतीय छायाकरण। इस विधि के अंतर्गत उच्च चावच प्रदर्शन के लिए भू आकृति पर उत्तर पश्चिम कोने पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। इस विधि के अंतर्गत क्या चीज होता है, उच्चवाच प्रदर्शन के लिए भू आकृति एवं उच्च पश्चिम कोने पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। इसके कारण अंधेरे में पड़ने वाले हिस्से को या ढाल को गहरी आभा से भर देते हैं। यही कारण होता है कि जो अंधेरे या काला पड़ने वाले गहरी ढालों से ढाल भर देते हैं। जैसे देख लिए यहाँ पर गहरी गहरी ढाल है, दिखाई दे रहा होगा आकृति को, कौन से पर्वतीय छायाकार है। इस पता चला है, ऐसे भी देखने लग रहा है कि पहाड़ी इलाका, क्षेत्रीय इलाका है। जबकि प्रकाश वाले हिस्से या जहाँ जहाँ उजला उजला दिखाई दे रहा है, प्रकाश वाला हिस्सा या कम ढाल वाले हल्की आभा से छोर भर देते हैं। यानी कम ढाल, यहाँ हल्का हल्का भरा हुआ, कम ढाल, यहाँ जितना गाढ़ा भरा हुआ ढाल क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे, भर देते हैं या फिर खाली भी छोड़ सकते हैं। ये क्या कहलाता है, पर्वतीय छायाकार। कौन विधि द्वारा कहलाता है, हैस्यूर विधि द्वारा। इस विधि में पर्वतीय देशों में के उच्चावच को प्रभावशाली ढंग से दिखाना संभव होता है। यही कारण है कि इस भाग को उच्चावच दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र को दिखाना संभव हो पाता है या दिखाना संभव होता है। यानी कि इसके पहले इस तरीक़े से कोई मानचित्र नहीं था जिससे इसके ढाल को दिखाया जाए, तीव्र गति को दिखाया जाए, पानी का ढलान को दिखाया जाए, पहाड़ इलाके को दिखाया जाए, जितना ढलाऊ इलाकों को दिखाया जाए, जो कम ढलाऊ स्थान है उसको दिखाया जाए। इसके पहले हैस्यूर विधि के पहले नहीं आ रहा। तो हैस्यूर विधि का खोज किसने किया था, लेहमान ने किया था। वो कहाँ के निवासी थे, ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। कौन थे, सैन्य अधिकारी थे। कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के। और कहाँ के सैन्य अधिकारी रहेंगे। परंतु इन मानचित्रों से भी ढाल की मात्रा का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। लेकिन इन मानचित्रों का उपयोग करने के बावजूद भी मानचित्र का सही ढंग से देखा जाए तो उपयोग नहीं किया जाता है। अब नहीं किया जाता तो क्या कर सकते हैं, यानी कि इसका
सही ढंग से उपयोग करने के लिए नई विधि का खोजना पड़ेगा और नई विधि का तलाश करना पड़ेगा। तो नई विधि में हम लोग आते हैं तल चिन्ह। कौन चिन्ह? तल चिन्ह। तल, जैसे देखते हैं तल चिन्ह क्या है। वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा भवनों, कौन बनो, भवनों, फूलों, खंभों, पत्थरों जैसे अस्थायी वस्तुओं पर, कौन वस्तुओं पर? अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल, कौन तल? समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह, बेंच मार्क कहा जाता है। यानी ऐसे स्थानों को बेंच चिन्ह या तल चिन्ह कहेंगे जो स्थान पर कह सकते हैं समतल स्थान पर बनाया जाए। जैसे समतल स्थान पर भवन निर्माण होता है, बिल्डिंग रहते हैं, पुल रहते हैं, समतल स्थान पर रहते हैं, खंभे समतल स्थान पर बनाए जाते हैं, पत्थर जैसे स्थानीय और बहुत सारे चीज़ पर दिखाए जाते हैं जो गहराई और ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। ऐसे मानचित्र में, मानचित्र पर ऐसे ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए ऊंचाई फीट तथा मीटर की एक इकाई में लिखा जाता है। ऐसे ऊंचाई को दर्शाने के लिए क्या चाहिए? फीट में या मीटर में एक स्थान पर लिखा जाता है कि इतना से इतना फीट रहेगा तो इस कलर से प्रदर्शित किया जाएगा, इतना से इतना मीटर फीट रहेगा या मीटर रहेगा तो इस कलर से प्रदर्शित किया जाएगा, और इतना से इतना फीट रहेगा तो इस कलर से प्रदर्शित किया जाए। तो जैसे सर एग्जाम्पल मेरे को बताइए, जैसे हम ये एगो भर देते हैं, कौन कलर का? रेड कलर का भर देते हैं। तो हम रेड कलर से जहाँ जहाँ मानचित्र में रेड कलर रहेगा वहाँ पर क्या चीज़ दिखाया जाएगा? 50 मीटर से लेकर 100 मीटर के बीच में रहेगा। उसी प्रकार से हम येलो कलर के भर देते हैं तो येलो कलर दिखाएगा जहाँ 25 मीटर से लेके ऊंचाई इसका कहाँ से रहेगा? 50 मीटर के बीच में रहेगा। उसी प्रकार के हम लोग ब्लैक कलर से अगर भर देंगे तो ब्लैक कलर दिखाएगा कहाँ से? 0 मीटर से लेके 50 मीटर के ऊंचाई, 25 मीटर की ऊंचाई के बीच दिखाएगा। इस तरीके से कलरों का प्रदर्शित कर दिया जाता है कौजी में? मानचित्र में। कौन चित्र? मानचित्र। अगला करा स्थानिक ऊंचाई। कौन ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए? स्थानिक ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे जो हम लोग जानते हैं। तल चिन्ह का सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानीय ऊंचाई, स्पॉट हाइट कहा जाता है। इस विधि में बिंदुओं के द्वारा मानचित्र में विभिन्न स्थानों की ऊंचाई को संख्या में लिख दिया जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पर देखें ऊंचाई को 1102, 1111, 1052, इतना 1150, 1236, इस प्रकार से संख्या के रूप में ऊंचाई को लिख दिया जाता है कि यहाँ पर इतने लंबे ऊंचे पुल हैं, इतने मीटर के या इतने सेंटीमीटर के पुल हैं। त्रिकोणमितीय स्टेशन। कौन? स्टेशन, त्रिकोणमितीय स्टेशन, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। त्रिकोणमितीय स्टेशन का संबंध उन बिंदुओं से है जिनका उपयोग त्रिभुज विधि, एक प्रकार का सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण करते समय स्टेशन के रूप में हुआ था। मानचित्र पर त्रिभुज बनाकर इसके बगल में धरातल की समुद्र तल से ऊंचाई लिख दी जाती है। यानी कि जहाँ जहाँ स्टेशन है उसके बारे में लिख दिया जाता है, एक त्रिभुज जैसा आकार बना दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए त्रिभुज आकार है, यहाँ भी त्रिभुज चित्र है, और कहाँ कहाँ देखिए त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज चित्र है। यहाँ पर त्रिभुज चित्र को धरातल पर क्या समुद्र की ऊंचाई से बता दिया जाता है कि कितना ऊंचाई पर, समुद्र से कितने ऊंचाई पर ये त्रिभुज यानी यह स्टेशन स्थित है। अगला देखेंगे अस्तर रंजक। कौन? रंजन, अस्तर रंजन। रंगीन मानचित्र में रंगों की विभिन्न आभाओं के द्वारा उच्च वाच प्रदर्शन का एक मानक निश्चित किया गया है। अगर देखा जाए तो रंगीन मानचित्र के में या रंगों की विभिन्न अभावों के द्वारा उच्च वाच प्रदर्शन के एक मानचित्र निश्चित किया गया है। एटलस एवं दीवार। कौन? बार, दीवार। मानचित्रों में इस विधि का उपयोग, कौन विधि का उपयोग? इस विधि का उपयोग अपने अवश्य हो देखा होगा। इस विधि का उपयोग बहुत तरीका से आपने क्या किया होगा? देखा होगा। ऊंचाई में वृद्धि के अनुसार रंगों की आभाएं हल्की होती जाती है, यानी कि जहाँ ऊंचाई ज़्यादा रंग अभाव उसका हल्का होता जाए, जहाँ ऊंचाई कम तो गाढ़ा रंग होते चला जाता है। इसमें समुद्र या जलीय भागों को नीले रंग से दिखाया जाता है। आप लोग देखे होंगे ज़्यादा गहरा रहेगा तो ब्लू कलर से, नीले रंग से दिखाया जाएगा, जिससे पता चल जाए कि क्या गहरापन है। मैदान को हरा रंग से तथा पर्वतियों को बादामी हल्का कत्थई रंग से दिखाई जाती है, जबकि बर्फीले क्षेत्र को सफ़ेद रंग से दिखाया
दिखाया जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारे स्थानों को रंग के माध्यम से भी देखा जाता है। नीला रंग से रहेगा समुद्र समझिएगा, सफ़ेद रंग से रहेगा समझिएगा बर्फ का, हरा रंग से रहेगा रंगा हुआ तो समझिएगा क्या चीज़ है, कौन स्थान है, एक क्षेत्रीय हरियाली स्थान है। पर्वतीय स्थान है, बादामी रंग से रहेगा तो पर्वतीय स्थान, कत्थई रंग से रहेगा तो बादामी, पर्वतीय स्थान कत्थई रंग से रहता है और मैदानी रंग हरा कलर से रहेगा। इस तरीक़ा से रंगों का भी प्रदर्शन किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो ना तो 25 मिनट में पूरा हो सकता है, उससे ज़्यादा लग जाएगा, जो कि संभव नहीं है, फिर कल वीडियो अपलोड नहीं हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आज इतने ही रहते हैं, फिर इसको 2 पार्ट में कर देते हैं। इसको बड़े हैं, इस चैप्टर 6 का इकाई 1 इकाई 2 इस तरीक़ा से बड़े हैं, आपदा के बारे में है और पूर्ण रूप से इसको हम लोग आगे भी करेंगे। यहाँ पर का खंड करके दिया हुआ है चैप्टर 6 में, खंड का, खंड ख, खंड ग इस प्रकार से दिए गए हैं। इसलिए इस सभी बातों को, सभी खंडों को हम लोग अच्छी तरीक़े से बनाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अंत में मैं आपको यह कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीक़े से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।